नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। संभावित फसलों से होगी पोषक तत्वों की पूर्ति, बढ़ेगी कमाई। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लिए जरूरी यंत्र और उपकरण। खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब प्राचीन फसलों को संभावित वैकल्पिक खाद्यान्न फसलों के रूप में देखा जा रहा है। क्षमतावान खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी फसलों और सब्जियों की खास बात यह है कि ये मुख्य रूप से विषम भौगोलिक क्षेत्रों में उगने पर भी अच्छी उपज देती है और भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। ये सभी संभावित क्षमतावान फसलें कम पानी, सीमित शस्य प्रबंधन, समस्याग्रस्त खेत और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देकर हमारी भोजन और पोषण जरूरत की पूर्ति करती है, जो कि छोटे व सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जो कि पानी की कमी के रहते वर्ष में केवल एक ही फसल लेते हैं और वर्ष के बाकी समय में खेत खाली रहता है। ऐसे किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा पोषक तत्वों से भरपूर कम पानी में उगने वाली फसलों की खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी प्रदेश के किसानों से इस कार्यक्रम में जुड़ने का आह्वान किया है। स्टेट झारखंड में बहुत बड़ी एरिया है जो रबी में खाली रहती है। उसमें ये जो इनका पोटेंशियल क्रॉप है, जैसे इन्होंने कहा कि ब्रोकला है, अमरंथस है, ये सारी चीज़ें, विंग बीन है, इन सबों को इसके लिए झारखंड में इतना स्कोप है रबी में। और सरकार भी कहती है कि भाई रबी की एरिया हम बढ़ाएं, कैसे कल्टीवेशन के अंडर ले आएँ। तो अगर उसके अंदर आती है तो ये जो डबलिंग फार्मर इनकम या इंक्रीजिंग फार्मर इनकम का जो हम लोग का जो एक ड्रीम है, उसके लिए ये सब क्रॉप जो है बहुत ही उपयोगी है और किसानों का भला होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी। और ये सब बहुत इसमें प्रोटीन है, इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे कि किसानों का जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है वो भी उनका जो है ये करेक्ट होगा। इसी के तहत पिछले दिनों झारखंड में क्षमतावान फसल पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ICAR के राष्ट्रीय नेटवर्क समन्वयक डॉक्टर हनुमान लाल रेंगन ने कहा कि राष्ट्रहित में किसानों की आजीविका एवं पोषण सुरक्षा के लिए क्षमतावान फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये टोटल हमारा ऑल इंडिया प्रोग्राम चलता है, जिसमें से एक हमारा रांची सेंटर भी है। और ये रांची सेंटर जो हमारा है, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इसमें हमारे 4 क्रॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट चलता है। और 4 क्रॉप जिसमें हमारा ग्रेन अमरंथ है, एक दूसरा हमारा बाकला है, दूसरा हमारा क्यूनोवा है और एक हमारा चिया है। और ये क्रॉप इतनी बेनिफिट है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इनको इतना फ़ायदा है किसानों को, अगर इनको खाने से भी। हम कई चुलाई का नाम सुना होगा, जैसे रामदाना बोलते हैं, राजगिरा बोलते हैं, हर तरह से अलग अलग बोलते हैं। उसमें हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती है। उसके फास्टिंग में उसके लड्डू बना के हम लोग खाते हैं और इतना उसको बहुत न्यूट्रिशन क्वालिटी है। लेकिन इसको फार्मर लगाता है और इसकी मार्केट में भी अच्छी वैल्यू सेल है। तो इसमें भारी संभावना है कि जो हमारा झारखंड है, जहाँ पर रबी के टाइम पर हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि सारा खाली रहता है, और ये जो क्रॉप है कम पानी में, इन पे किसी तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकते हो, नेचुरल फार्मिंग कह सकते हो, किसी भी तरह से इसमें कोई मतलब जीरो बजटिंग, इसमें कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है और कम खर्चे में ही हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। स्पेशली हम इस बाकला की बात करें, ये झारखंड में बहुत फार्मर्स इसको लगाते हैं, लेकिन अपना लोकल मटेरियल लगाते हैं। इस बाकला में हमारे सबसे 50 क्विंटल, दूसरा इसमें हाई प्रोटीन होता है, 27% इसकी प्रोटीन होता है। और ये दोनों चीज़ें, इसका वेजिटेबल टाइम में भी इसका यूज होता है, और दूसरा इसके साथ इसकी 2 दाल बना के भी फार्मर्स खाता है। तो इसमें दाल से और सबसे सस्ता सोर्स जो प्रोटीन का है वो हमारा बाकला है। तो ये इसलिए हमारा ये इसका बहुत अच्छा स्कोप है झारखंड में, स्पेशली हमारा रामदाना का और आपका बाकला का। तो इस तरह की हमारे पास में अगर ये क्रॉप फार्मर लगाते हैं झारखंड में, तो इससे एक तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन, हंगर और पॉवर्टी रिमूव फ्रॉम दिस स्टेट। ये मेरा बहुत बड़ा एक इसका प्रोग्राम का बेनिफिट फार्मर्स को होने वाला है। और इसको अगर फार्मर तक हम ये हमारा रिसर्च पहुँचाया जाता है तो झारखंड के फार्मर
लाभान्वित होंगे। और सारे किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि इन क्रॉप को लगाएं और इनको मार्केट में सेल भी करें और खुद अपने लिए भी खाएं, तो अच्छा इसका स्कोप बढ़ सके। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप लोग को जो डीप प्लाइंग, जिस मतलब गहरी जुताई, खेत की गहरी जुताई के बारे में डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है कि खेत की गहरी जुताई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि खेत में बहुत कीड़े मकोड़े रहते हैं और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसको यदि आप गहरी जुताई करते हैं तो वो कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और खेत को गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जो भी फसल आप लगाना चाहते हैं उसमें उसकी जड़ें अधिक नीचे तक जा सकती हैं। इसलिए खेतों को गहरी जुताई करने के लिए मैं कुछ मशीनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका फार छर फार यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इसकी जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है और इससे हम कम से कम 30 सेंटीमीटर तक खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास मशीन होता है, जो एक डिस्क प्लाव होता है, उस प्लाव से हम लोग खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इसमें क्या, इसमें डिस्क लगे होते हैं, उसमें उस डिस्क से अपने चूँकि वजन होता है डिस्क का, उसी डिस्क के वजन से वो मिट्टी में जो भी हार्ड मिट्टी हो या जो भी मिट्टी है उसको तुरंत आपको अधिक डीप तक वो प्लाइंग करते जाता है। और इसमें भी जैसे आपको हम बताया कि इसमें भी 2 डिस्क 3 डिस्क या 4 डिस्क के लगे होते हैं। अब वो आपका जो ट्रैक्टर की क्षमता है उसके अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क प्लाव प्राथमिक भूमि तैयार करने वाला 3 पॉइंट लीकेज इम्प्लीमेंट है। यह मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर नरम मिट्टी की स्थिति में अधिक प्रयोगी है। कुछ डिस्क प्लाव में 2 से 4 बॉटम होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास जो देखिए जब क्या होता है, आप देखे होंगे कि किसी भी खेत में जब हम लोग बराबर खेत में बड़ा मशीन चलता है, जैसे ट्रैक्टर है या और भी आप मशीन चलाते हैं, जैसे कंबाइनर से या जो भी बड़ी मशीन नाम ले रहे हैं, तो जब चलाते हैं तो देखिएगा क्या है कि मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो एक हार्ड पेन बन जाता है। तो उस हार्ड पेन को भी तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आप खेत जोतेंगे लेकिन आपका क्रॉप बोले जो भी आपका फसल लगा रहे हैं उसका जड़ जड़ नीचे नहीं जाएगा तो उसमें पैदावार कम होगी। तो उसके लिए एक हमारे पास मशीन है, उसको कहते हैं सबसॉइलर। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरीस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरीस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारों को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरीस के नीचे भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार इसके उपयोग से उपज में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। ग्रीष्मकालीन जुताई के फायदे। मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, खेत की कठोर परत टूट जाती है। इससे मिट्टी को पौधों की जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। मिट्टी के नीचे छुपे हानिकारक कीट, उनके अंडे, प्यूपा आदि मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाते हैं, जो सूर्य के सीधे संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। इससे फसलों में होने वाली अनेक बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलती है। ग्रीष्मकालीन जुताई करके खरीफ में बोई जाने वाली दलहन, तिलहन और विभिन्न सब्जियों, भाजियों में होने वाले कीट के प्रकोप को रोका या कम किया जा सकता है। गहरी जुताई से सतह पर पड़े फसलों के अवशेष, खरपतवार जमीन के अंदर गड़ जाते हैं। बाद में वही सड़के जैविक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि खरीफ की फसलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं।
और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट से सब्सिडी की, तो जो भी आपके एग्रीकल्चर ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर होते हैं वो इस मशीनों पे किस मशीन में कितना सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट से क्या स्कीम्स हैं, उसके बारे में आप डिटेल से मालूम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बैकयार्ड मुर्गी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी कमाने का जरिया तो है ही, इसके साथ ही किसानों के स्वयं के पोषण के लिए भी जरूरी है। लेकिन देसी मुर्गी पालन में ये तभी है जब इनकी उन्नत नस्लों को पाला जाए। और आज हम आपके लिए मुर्गी की ऐसी ही नस्ल कड़कनाथ के बारे में जानकारी लाए हैं। तो इस नस्ल की खासियत क्या है, इस बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कड़कनाथ, जो कि वर्तमान में प्रसिद्धियों की बुलंदियों को छू रही है। ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही गुणकारी है और इस प्रजाति के पालन से कई किसान भाई बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को भी इसके सेवन से बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मुर्गी को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी क्यों? क्योंकि इसके जो मांस है उसका रंग काला होता है। ये एक इसकी विशेष पहचान है और इसकी विशेषता है। मुर्गी की ये खास नस्ल जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है, विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इस मुर्गी को बैकयार्ड में भी पाला जा सकता है। बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मुर्गी है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता। इन सभी विशेषताओं के कारण सरकार द्वारा भी कड़कनाथ के पालन को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जो मृत्यु दर है वो इसके चूजे के प्रारंभिक 15 दिनों में ही ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब कभी आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन प्रारंभ करें तो शुरू के 15 दिन में इसका विशेष ध्यान रखें और अगर संभव हो तो आप 15 दिन से लेकर 28 दिन तक के चूजे को ही खरीदें। उससे जो इसकी मृत्यु की जो संभावित उम्र है वो निकल जाएगी और उसके बाद आपको इसकी मृत्यु या इसकी बीमारियों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसके लिए दाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखना है, उनमें 50% मक्का, 30% सोयाबीन की खली, 10% चावल की चूरी और 10% मछली का चूरा और 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत कम लागत में भी अच्छा दाना तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ टीकों का भी इस्तेमाल, जिसमें विशेष रूप से रानीखेत का टीका है। करीब 7 दिन की उम्र में इसमें रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन लगाना चाहिए। उसके बाद 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक रानीखेत का स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर देना चाहिए। उसके उपरांत प्रति 2 माह की उम्र के अंतराल पर आप रानीखेत बीमारी के लिए लासोटा नामक स्ट्रेन पानी में मिलाकर दीजिए, जिससे कि इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। कड़कनाथ में सामान्यतः अन्य बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं।
और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमशेदपुर के कृषक देवेंद्र मुंडा ने। यह मोरिंगा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र मुंडा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ सहजन के बारे में। मोरिंगा सहजन, इसको कहीं पे सूटी, कहीं पे ड्रम स्टिक, कहीं पे कुछ और नाम से लोग जानते हैं। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। इसका फली जो है उसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूल को भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके नन्हे नन्हे जो कोमल पत्ते होते हैं उसको भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही औषधीय गुण वाला पौधा है, सब्जी है। इसके फूल, पत्ते, फल, छाल सभी चीज औषधीय के रूप में इस्तेमाल होता है। सहजन एक पुरानी फसल है जिसकी खेती किसान भूल ही गए थे, लेकिन अब औषधि क्षेत्र और लोगों के बीच इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सहजन औषधीय गुणों से भरपूर है। सहजन में 300 से अधिक रोगों की रोकथाम के गुण होते हैं। इसमें 92 तरह के मल्टीविटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। कुपोषण और एनीमिया रोग में सहजन फायदेमंद होता है और यह एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बहुत ही अच्छी दवा है। अब इसके लिए है कि अगर कुछ किस्में अब ऐसी विकसित हो गई है, जैसे इसमें 12 मासी प्रभेद भी उपलब्ध किए हैं। इसके अलावा रोहित 1 है, कोयम्बटूर 2 है, PKM 1, PKM 2 है। इसके अलावा और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानीय किस्में हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। ये बीज मंगाएंगे तो छोटे छोटे हल्के बीज इसके आते हैं। तो इन बीजों को आप क्या करेंगे, पहले रात भर पानी में इसको डाल के भिगो देंगे। उसके बाद सुबह में इसके ऊपर जो छिलका होता है उसे हटा देंगे और अंदर जो इसका दाना होता है, गुठली होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, उसकी आप बुआई करेंगे। या तो आप नर्सरी में इसकी बुआई करें या सीधी बुआई कर सकते हैं। देखिए, लगाने का आमतौर पर जाड़े को छोड़ के किसी भी मौसम में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मौसम होता है फरवरी मार्च का महीना। इस समय आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि फरवरी मार्च के महीने में अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं, इसकी रोपाई करना चाहते हैं, तो आपको सिंचाई का उत्तम प्रबंध आपको देख लेना होगा। वो ऐसे जगह पे करेंगे। अगर आप बरसात के मौसम में इसकी बुआई करते हैं, सिंचाई का साधन नहीं है, तो ऐसे ज़मीन पे करें जो बलुआही दोमट किस्म का हो और जल निकासी के साधन हो। अगर जल जमा होगा तो जो नए पौधे लगाएंगे या इसकी कटिंग लगाएंगे, टहनियों को आप लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। जल धारण नहीं सहता है, जल जमाव को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप बड़े पैमाने पे खेती के तौर पे लगाना चाहते हैं तो दूरी क्या होनी चाहिए, कतार से कतार 3 मीटर दूरी होनी चाहिए, पौधे से पौधे 3 मीटर दूरी होनी चाहिए। आप 60 से 90 सेंटीमीटर की तक के 60 से 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और गहराई का पीट बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसमें समुचित मात्रा में कंपोस्ट डालेंगे, राख डालेंगे। अगर आपके पास करंज की खली है तो आधे kg प्रति गड्ढा के हिसाब से करंज की खली भी डाल सकते हैं।
साथ ही साथ हमको ये बताते चले कि प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 50 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। यानी प्रति गड्ढा 50-50 ग्राम अगर हम डाल देते हैं डीएपी और 50 ग्राम पोटास तो आपके लिए ये सफिशियंट होगा। अब अगर तेज हवाएं चल रही हो इसका अंदेशा है तो आप लकड़ी का सहारा देके इसको जो एच शेप देते हैं, 2 लकड़ी दोनों साइड बांध दे, बीच में एक और लकड़ी बांधे और इसको सहारा देके आप इसको खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप बुआई कर सकते हैं। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। अगर आप गर्मी में आप इसमें मूंग ले सकते हैं, कुछ सब्जियां ले सकते हैं तो आप उस सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जैसे टमाटर की खेती कर सकते हैं गर्मी में महीने में, भिंडी की खेती कर सकते हैं। लत्तर वाली सब्जी की खेती करेंगे, लौकी, नेनुआ, झींगे, करेला का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आपके जो है इसके उसमें लत्तर चढ़ जाएंगे और आपको नुकसान होगा। तो परहेज करेंगे आप लत्तर वाली सब्जी की खेती करने में शुरुआती दिनों में। तो इस तरह से आप अंतर फसल लेके इसे दोगुनी आमदनी कर सकते हैं। और हम ये बताते चले कि जब आप एक बार इसकी बुआई फरवरी मार्च में कर दिए हैं, लगा दिए अपने खेतों में, तो सितंबर अक्टूबर में इसका उत्पादन आपको मिलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत अधिक फूल आया है तो 50% फूल को आप हटा के फूल को बेच सकते हैं और 50% को छोड़ देंगे, उससे भी आपको सफिशिएंट आपको सहजन का फलियां मिलेगा। उन फलियों को आप बेच के अच्छी लाभ आप कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो एक बहुत ही लाभकारी सब्जी है। बाजार में इसका बहुत अधिक मूल्य होता है। अगर इसका आगात फसल आप ले पाते हैं, ऑफ सीजन लेते हैं, तो इसमें आप 80 रुपये 100 रुपये प्रति केजी के दर से इसकी फलियों को आप बेच पाते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।